हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सेंटर ऑफ मास को आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग लास्ट लेक्चर में इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम सीखे और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पे भी चर्चा की है हम लोग। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है ये सीखेंगे, स्टेटमेंट इसका क्या है और मैथमेटिकल फॉर्म क्या है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का, और इसका अप्लीकेशन पार्ट देखेंगे कि किन सारे प्रॉब्लम में हम ये अप्लाई कर सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं। क्या है इसका स्टेटमेंट कि अगर किसी सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो लग रहा है या उसका सम जीरो आ जा रहा है, फोर्स लग सकता है लेकिन 4-5 फोर्स लग रहा है अगर, लेकिन वो आपस में कैंसिल कर दे रहा है, एक्सटर्नल फोर्स बैलेंस हो जा रहा है, उसी को लिखा जाता है कि समेशन ऑफ एफ एक्सटर्नल इक्वल टू जीरो। तो किसी सिस्टम में लगने वाले सारे फोर्स को ऐड करने पे अगर वो जीरो आ रहा है यानी एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, तो उस सिस्टम का मोमेंटम में चेंज जीरो होता है। मोमेंटम में चेंज जीरो होता है मतलब उसका इनिशियल जो मोमेंटम था वही फाइनल मोमेंटम होगा। इनिशियल जो मोमेंटम था 1 घंटे के बाद भी उसका वही मोमेंटम होगा अगर उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर पहले से वो सिस्टम रेस्ट में है तो रेस्ट ही में रहेगा, और पहले से अगर उसमें ऑलरेडी कुछ है मोमेंटम मतलब उसका मास तो होगा ही और कुछ वेलोसिटी भी है, तो बाद में भी हमेशा जब तक उस पर एफ एक्सटर्नल जीरो है तब तक उसका वही मोमेंटम होगा, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट उतना ही होगा। यहाँ ध्यान देने वाली ये बात है कि ये वेलोसिटी के बारे में नहीं बोल रहा है कि अगर एफ एक्सटर्नल जीरो है तो उसका वेलोसिटी वही रहेगा, या ये भी नहीं बोल रहा है कि उसका एनर्जी वही रहेगा। ये क्या बोल रहा है, उसका मोमेंटम वही रहेगा, मोमेंटम में चेंज नहीं आएगा। राइट, तो ये ध्यान दीजिए, ऐसा मत बोलिएगा कि उसका काइनेटिक एनर्जी क्यों चेंज हो गया, क्या नहीं चेंज होगा, ओनली मोमेंटम। तो ये एफ एक्सटर्नल पहले हम ढूंढेंगे कि क्या जीरो है किसी सिस्टम में। इंटरनल फोर्स हो सकता है, इंटरनल फोर्स से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इंटरनल है तो भी चलेगा और नहीं है तो भी चलेगा, एक्सटर्नल नहीं होना चाहिए। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, जीरो है, तो पक्का उसका मोमेंटम में चेंज जीरो आएगा, यानी जो इनिशियल मोमेंटम होगा वही फाइनल मोमेंटम लिख देंगे हम लोग। मोमेंटम क्या होता है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। तो अगर कोई सिस्टम दो बॉडी से मिलकर बना हुआ है, पहले का मास m1 दूसरे का m2, तो उन दोनों का इनिशियल मोमेंटम होगा m1u1 प्लस m2u2, और अगर उस पर फोर्स नहीं है, एफ एक्सटर्नल जीरो है अगर उस पर, तो उसका m1v1 प्लस m2v2 किसी भी वक्त जो फाइनल मोमेंटम होगा वो इनिशियल मोमेंटम के इक्वल होगा। इंडिविजुअल का मोमेंटम इक्वल नहीं आएगा, यानी m1u1 m1v1 के इक्वल नहीं आएगा, पूरे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहना है। तो m1u1 प्लस m2u2 किसके इक्वल आएगा, m1v1 प्लस m2v2। क्लियर। इसका एप्लीकेशन क्या है, बुलेट गन सिस्टम, फर्स्ट एप्लीकेशन इसका। तो अगर इस बुलेट को गन से फायर किया गया तो इस बुलेट का मोमेंटम कंजर्व रहेगा क्या, सोचकर देखिए। बुलेट का मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा क्योंकि बुलेट के लिए गन एक्सटर्नल हो गया। जब मैं खाली बुलेट की बात करूंगा तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ बुलेट, मास ऑफ बुलेट इंटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट ये होगा, और फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट होगा मास ऑफ बुलेट और फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो ये दोनों इक्वल नहीं आएगा, मास ऑफ बुलेट और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज नॉट इक्वल टू मास ऑफ बुलेट और फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। खाली बुलेट का मोमेंटम कंजर्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि बुलेट पे तो गन फोर्स लगाया है, और अगर ओनली बुलेट को कंसीडर करते हैं तो गन उसके लिए एक्सटर्नल है। वैसे ही ओनली गन पे भी मोमेंटम कंजर्वेशन लागू नहीं होगा क्योंकि गन पे बुलेट ने फोर्स लगाया होगा, रिएक्शन फोर्स। जब बुलेट गन से फायर किया गया होगा तो बुलेट पे गन लगाया तो गन पे भी बुलेट रिएक्शन लगाएगा, तो इस गन का भी मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा क्योंकि बुलेट उसके लिए एक्सटर्नल हो चुका है। लेकिन अगर इन दोनों को मैं एक सिस्टम ले लूँ, यानी कि ये बोलूँ कि ये दोनों एक सिस्टम है मेरे लिए, राइट, तो इन दोनों पे कोई तीसरा फोर्स लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है। ये बुलेट ने गन पे मारा और गन ने रिएक्शन दिया बुलेट को, तो ये इनका आपस का मामला हो गया, इस पर कोई तीसरा फोर्स नहीं लगा रहा है। तो इन दोनों को एक सिस्टम कंसीडर करें तो मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है यहाँ। तो दोनों का मोमेंटम इनिशियल लिखा मैंने, गन के लिए मास ऑफ गन, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन,
और बुलेट के लिए इनिशियली मास ऑफ बुलेट और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट लिख दिया गया। और फाइनली आफ्टर फायरिंग, ये क्या है, बिफोर फायरिंग, आफ्टर फायरिंग, क्योंकि फायरिंग किए तो ये इंटरनल फोर्स लगाया, बुलेट गन गन बुलेट ऐसे आपस में लगाया। तो आफ्टर फायरिंग मान लेते हैं गन की पीछे की तरफ रिक्वायर्ड वेलोसिटी हो गई वी जी, गन है इसलिए जी लिखा है मैंने, और बुलेट है इसलिए बी लिखा है। तो मास ऑफ गन और फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन, मोमेंटम ऑफ गन हुआ, और मास ऑफ बुलेट और फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ये हो गया फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस गन इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस गन, ये जरूर इक्वल होगा दोनों का, क्योंकि इन दोनों को सिस्टम मानने पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है वहां पे, राइट। तो ये क्लियर हो गया आपको, बुलेट गन सिस्टम में ऐसे अप्लाई कर सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम। सेकेंड क्या कॉन्सेप्ट सीखना है हम लोग को कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बुलेट का क्या था, जीरो था, क्योंकि गन के अंदर तो रेस्ट में था बुलेट, फायर करने से पहले, बिफोर फायरिंग को बोला जा रहा है इनिशियल। और इनिशियल गन का क्या था, गन के बारे में याद कीजिए, तो गन का भी रेस्ट में था, फायर करने से पहले गन भी रेस्ट में होता है। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का सम क्या था, तो ये भी जीरो ये भी जीरो, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये भी जीरो आएगा। और पोटेंशियल एनर्जी तो है ही नहीं, क्योंकि ये ग्राउंड पे मानना है कि ये ग्राउंड पे जस्ट रखा हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जीरो है। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी जीरो है इनिशियल। लेकिन फाइनली अगर हम देखें तो बुलेट में भी वेलोसिटी आ गया और गन में भी पीछे की तरफ कुछ वेलोसिटी आ गया, जबकि शुरू में था ही नहीं इसमें एनर्जी। तो ये दोनों के पास एनर्जी आया कहाँ से, तो यहाँ पे केमिकल एनर्जी ऑफ गन पाउडर इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे ये गन पाउडर का केमिकल एनर्जी आया है जो कि काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर दिया है। तो मैकेनिकल एनर्जी यहाँ कंजर्व नहीं रहा, फाइनल मैकेनिकल एनर्जी ज़्यादा हो गया मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल से। और वो कहाँ से आया एनर्जी, तो गन पाउडर का केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गया है काइनेटिक एनर्जी में। क्लियर है। थर्ड पॉइंट क्या इसमें हम लोग सीखना है हम लोगों को, पी इनिशियल जीरो था, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये दोनों रेस्ट में था, बुलेट भी रेस्ट में था और गन भी रेस्ट में था, तो पी इनिशियल तो जीरो है। पी फाइनल भी जीरो होना पड़ेगा, एक एक इंडिविजुअली जीरो नहीं है, लेकिन दोनों को ऐड करें तो ये जीरो आना ही पड़ेगा इसको, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम जितना है उतना ही फाइनल होगा, चेंज नहीं चाहिए मोमेंटम में, क्योंकि इस सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है। तो पी बुलेट प्लस पी गन, फाइनल मोमेंटम बुलेट का भी होगा और गन का होगा, लेकिन उन दोनों का ऐड करने पे जीरो आना चाहिए, यानी मोमेंटम ऑफ बुलेट क्या आना चाहिए, माइनस लगाकर मोमेंटम ऑफ गन, तभी तो दोनों को ऐड करेंगे तो जीरो आएगा, राइट। तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो बुलेट का मोमेंटम मतलब बुलेट का मास इंटू बुलेट की वेलोसिटी, गन का मोमेंटम मतलब मास ऑफ गन और गन की वेलोसिटी, और ये फाइनल होगा। और ये बुलेट का अगर है तो गन में क्या लगेगा, माइनस, क्योंकि मोमेंटम ऑफ बुलेट इक्वल टू माइनस ऑफ मोमेंटम ऑफ गन। इतना समझ में आ गया बात। तो काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें तो K इक्वल टू होता है पी स्क्वायर बाई 2m, ये फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन है। अभी चूंकि दोनों का मोमेंटम इक्वल है, बुलेट का जो मोमेंटम है वही गन का है, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट है, तो पी स्क्वायर माइनस का भी स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही आएगा ना। तो ये क्वांटिटी तो सेम हो गया बुलेट के लिए भी और गन के लिए भी, ये पी फाइनल का स्क्वायर सेम हुआ। तो क्या काइनेटिक एनर्जी मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, क्योंकि बुलेट और गन का तो मोमेंटम इक्वल होना है, तो मोमेंटम जब सेम है तो काइनेटिक एनर्जी मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, यानी जिसका मास कम उसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ गन आएगा मास ऑफ गन अपॉन मास ऑफ बुलेट, इन्वर्स रेशो में आएगा। तो इसका मास ऑफ गन क्या है, ज़्यादा है मास ऑफ बुलेट से, तो जिसका मास ज़्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट मास ऑफ गन है ज़्यादा, तो काइनेटिक एनर्जी मास ऑफ गन, देखिए मास ऑफ गन ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी गन का कम है, ऐसा सिंबल है मतलब ये कम है, और ऐसे बड़ा इधर इंडिकेट कर रहा है कि ये ज़्यादा है। तो देखिए मास ऑफ गन ज़्यादा है मास ऑफ बुलेट से, तो काइनेटिक एनर्जी का कंपेयर किए तो काइनेटिक एनर्जी बुलेट का कर दिए ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी गन से, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बुलेट का मास कम तो बुलेट की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा। क्लियर है।
नोट करने वाली क्या बात है इसमें, क्या क्या आपको एकदम माइंड में रखना है पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट कि अगर एफ एक्सटर्नल जीरो है सिस्टम पे तो इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर लिखेंगे। दूसरा ये पॉइंट बुलेट गन के लिए ये वाला याद रखना है, मास ऑफ गन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन प्लस मास ऑफ बुलेट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ गन प्लस बुलेट। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट कंजर्व इन दिस सिचुएशन। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं है, नया एनर्जी यहाँ कहीं से तो आ रहा है गन बुलेट सिस्टम में, क्योंकि पहले से दोनों रेस्ट में बेचारा था और बाद में दोनों में काइनेटिक एनर्जी आया है। तीसरा बात क्या नोट आपको करना है कि काइनेटिक एनर्जी मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं, बुलेट एम्बेडेड इन दिस सिस्टम। दो तरह का न्यूमेरिकल इसमें आएगा, फर्स्ट टाइप का ये है और सेकेंड टाइप का इसके बात करने वाले हैं हम लोग। फर्स्ट टाइप में है कि एक बुलेट आ रहा है और यहाँ एक ब्लॉक है जो कि स्ट्रिंग से रस्सी से बंधा हुआ है, तो ये बुलेट इसके अंदर जाकर फंस जाता है, मतलब इसमें पेनिट्रेट करके और इमर्ज नहीं होता है, बाहर नहीं निकल पा रहा है। यहाँ से आके बुलेट यहाँ पे एंटर किया इसमें और बेचारा अंदर ही जाते जाते बुलेट तो अंदर ही रह गया, बाहर नहीं निकल पाया, तो इसमें अंदर फंस गया बुलेट। तो अभी क्या सिचुएशन होगा, पहले यहाँ बुलेट था फिर अंदर आया और अंदर ही रह गया, तो ये बुलेट प्लस ये ब्लॉक ग्रीन वाला जो है और ये ब्लू वाला बुलेट, ये पूरा दोनों ही क्या रस्सी, इसमें कुछ वेलोसिटी आएगी, ये आके इसको टक्कर मारेगा, बुलेट टक्कर मारेगा तो ये दोनों में पूरा वेलोसिटी आएगा और ये दोनों कहीं ऊपर जाएगा ऐसे और कहीं तो जाकर, और उसकी क्योंकि ऊपर जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, ग्राउंड से ऊपर ऐसे जा रहा है तो पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो काइनेटिक कम होगा, तो किसी हाइट पे जाके और उसका काइनेटिक बेचारे का जीरो हो जाएगा और सब वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो वही हाइट आपको निकालना है इसमें कि ग्राउंड लेवल से, यानी जहाँ पहले है उसी को ग्राउंड लेवल हम मान रहे हैं, इससे कितने हाइट तक ये जाकर रुक जाएगा ये बताना है। रुकेगा क्यों, क्योंकि ये जब ऊपर चढ़ाई करेगा ऐसे तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है ग्रेविटेशनल, तो कहीं तो कुछ तो एनर्जी खर्च होगा, तो काइनेटिक खर्च होगा इसका, और काइनेटिक जब जीरो हो जाएगा तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, रुक जाएगा वहाँ पे। तो कैसे फाइंड करेंगे ये हाइट, देखते हैं इसमें क्या क्या गिवन होता है आपको। इसका मास गिवन होगा न्यूमेरिकल में, ब्लॉक का मास, बुलेट का मास गिवन होगा, और ये दिया रहेगा कि ये ब्लॉक पहले से रेस्ट में है तो u2 इक्वल टू 0, और 1 बुलेट को मैंने माना है तो बुलेट का इनिशियल वेलोसिटी u गिवन होगा। नोट डाउन कीजिए क्या क्या गिवन होगा। सबसे पहले इसमें u1 इक्वल टू गिवन होगा, u1 इक्वल टू u, और क्या गिवन होगा, m2 गिवन होगा और u2 इक्वल टू 0 रहेगा इसका मास। तो एक जस्ट बिफोर मतलब ये बुलेट को इसमें टकराने से पहले की बात हो रही है, तो जस्ट बिफोर मोमेंटम इसके पास क्या है, 0 है बेचारे के पास, ब्लॉक रुका हुआ है। बुलेट के पास मोमेंटम कितना है, मास ऑफ बुलेट m1 और u1, और u1 की वैल्यू क्या है u, सो m1 इंटू u, और इसका है 0, तो दोनों पे कुल मिला के मोमेंटम सिर्फ m1 u है। अब यहाँ पे ये मैंने ऐसे ही बनाया हुआ है कि बिफोर, जैसे कोई मोटा है, मोटा आदमी, किसी का बाल नहीं उग रहा है, तो बिफोर में ऐसा है वो, और ये डॉक्टर के पास जाता है, ऐड सब करते हैं डॉक्टर लोग कि मैं मोटे आदमी को पतला कर देता हूँ, जिसके सर पे बाल नहीं है उसका बाल ले आता हूँ, तो आफ्टर में ये स्लिम हो गया है, पतला हो गया ऐसे, और इसके बाल भी उग आए हैं, पहले नहीं था बाल, अब देखिए बाल उग आए हैं इसके। तो बिफोर आफ्टर ऐसे ही मैंने बनाया हुआ है। बिफोर यहाँ आपको याद क्या करना है कि मोमेंटम बिफोर में है m1u, और आफ्टर की बात करें तो अभी दोनों में मोमेंटम आ गया है, क्योंकि ये बेचारा बुलेट फंस गया है अंदर, तो फंस गया है तो अब एक साथ ले देकर चलेगा सब, बुलेट और ब्लॉक एक साथ चलेगा, क्योंकि बुलेट बाहर निकल नहीं सकता है एक बार फंस गया अंदर, तो दोनों एक साथ चलेंगे, तो दोनों की कॉमन वेलोसिटी आएगी। अलग अलग आता तो ये बाहर निकल नहीं जाएगा, अगर बुलेट का वेलोसिटी ज़्यादा रहेगा तो बुलेट बाहर अलग आ जाएगा, ब्लॉक का ज़्यादा होगा तो ये बुलेट पीछे रह जाएगा, ब्लॉक अलग सेपरेट हो जाएगा। जबकि ये बोला है कि एम्बेडेड है, मतलब अंदर ही फंस गया है जाके, तो अब दोनों साथ साथ चलेंगे।
तो साथ साथ चलेंगे तो दोनों की कॉमन वेलोसिटी को मैंने v मान लिया। तो अभी मोमेंटम इनमें क्या आ जाएगा, तो मोमेंटम अब साथ साथ दोनों चल रहे हैं तो इन दोनों का मास ऐड होके एक सिंगल मास कंसीडर किया जाएगा, तो m1 प्लस m2 और वेलोसिटी इसकी v। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि टोटल मोमेंटम इक्वल मास 1 इंटू वेलोसिटी और मास 2 इंटू वेलोसिटी, और दोनों साथ साथ चल रहे हैं तो दोनों की वेलोसिटी सेम है। फिर बाद में v कॉमन ले लिए तो m1 प्लस m2 आ गया। कुल मिला के दोनों का फाइनल मोमेंटम आया m1 प्लस m2 इंटू वी, और इनिशियल मोमेंटम था m1 इंटू यू। अभी यहाँ क्या कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं क्या, देखते हैं। ये जब इससे टकराया तो बुलेट ने ब्लॉक पे लगाया और ब्लॉक ने बुलेट पे लगा दिया, तो ये तो इसका इंटरनल फोर्स हो गया, राइट। एक्सटर्नल फोर्स तो कुछ हुआ नहीं। अब आप बोलेंगे कि सर ये रस्सी भी तो यहाँ है, रस्सी भी तो टेंशन फोर्स लगाया होगा, या ग्राउंड भी तो नीचे की तरफ mg फोर्स इस पे लगाया होगा, वो सब फोर्स कहाँ गया। तो वो सब नॉन इम्पल्सिव फोर्स है। बुलेट इसमें अचानक आकर और जोर से फोर्स लगाता है, जैसे अभी इम्पल्सिव फोर्स के बारे में मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि अचानक फोर्स, जैसे बैट्समैन एक बैट को हिट करता है, फुटबॉल प्लेयर फुटबॉल को किक करता है, तो वो अचानक फोर्स लगाता है और वो ड्यूरेशन कम ड्यूरेशन के लिए लगाता है, तो उस फोर्स को इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं। तो इम्पल्सिव फोर्स के कंपैरिजन में ये mg और टेंशन फोर्स बहुत कम है, राइट। और वैसे भी ये किधर को लग रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, और हम लोग किधर को मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो डायरेक्ट मोमेंटम कंजर्व करते समय डायरेक्शन भी देखना है, क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर है, स्केलर तो है नहीं। तो हम x डायरेक्शन में अलग मोमेंटम कंजर्व करते हैं और y डायरेक्शन में अलग। तो यहाँ पे मैंने मोमेंटम x डायरेक्शन में किया है, तो x डायरेक्शन में सिर्फ ये इस पे फोर्स लगाया है और ये इस पे फोर्स लगाया है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। एक्सटर्नल फोर्स है भी तो वो y डायरेक्शन में है, ये टेंशन फोर्स भी y डायरेक्शन में है और mg भी y डायरेक्शन में है, लेकिन मैं y डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व नहीं कर रहा हूँ, x डायरेक्शन में कर रहा हूँ। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये m1u था, और आफ्टर कोलिजन भी, जस्ट आफ्टर कोलिजन भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का ही मैंने मोमेंटम लिखा है इतना। ये वेलोसिटी किधर को है, हॉरिजॉन्टल। अब कुछ समय के बाद जब ये ऊपर चला जाएगा तो वहां तक के लिए मोमेंटम मैंने नहीं कंजर्व किया है, जस्ट बिफोर पेनिट्रेशन और जस्ट आफ्टर पेनिट्रेशन, इसमें पेनिट्रेट करके इम्बेडेड हो गया है इसमें, तो जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर किया है, राइट। कुछ देर के बाद ये ऊपर चला जाएगा तो हम यहाँ से यहाँ मोमेंटम कंजर्व नहीं किए हैं, क्लियर, सिर्फ हॉरिजॉन्टल किए हैं, हॉरिजॉन्टल। तो इधर हॉरिजॉन्टल मोमेंटम था, यहाँ भी हॉरिजॉन्टल था, तो दोनों को इक्वल लिख पाएंगे मोमेंटम को, क्योंकि ये इन दोनों का इंटरनल फोर्स हो गया। ओनली ब्लॉक का मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा, ओनली बुलेट का मोमेंटम भी कंजर्व नहीं रहेगा, क्योंकि बुलेट के लिए ब्लॉक एक्सटर्नल हो गया और ब्लॉक के लिए बुलेट भी क्या हो गया, एक्सटर्नल। दोनों का कंबाइन अगर करेंगे हम लोग तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो आइए मोमेंटम कंजर्व करते हैं। तो बिफोर था m1u और आफ्टर था m1 प्लस m2v। तो इससे मुझे v मिल गया, v इक्वल टू m1u बाई m1 प्लस m2, यानी कि इसमें ये फंसने के बाद कॉमन इतने वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, m1u अपॉन m1 प्लस m2। इस सिस्टम की वेलोसिटी मिल गई मुझे, क्लियर है इतना। अब ये कितना ऊपर जाएगा ये तो एकदम आसान है, कितना ऊपर जाएगा। अगर इसका कॉमन वेलोसिटी ये v है तो इसमें काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, हाफ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैंने लिखा हाफ, और इन दोनों का मास है m1 प्लस m2, और इसका वेलोसिटी v है जो कि m1u बाई m1 प्लस m2 आया है, तो m1u बाई m1 प्लस m2 का स्क्वायर लिख दिया। तो ये काइनेटिक एनर्जी हो गया कहाँ का, यहाँ का। जब ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, बुलेट और ब्लॉक ऐसे हाईएस्ट पॉइंट पे जब जाएगा तो ये पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ का, यहाँ और यहाँ मैंने एनर्जी कंजर्व किया, तो यहाँ ओनली काइनेटिक एनर्जी था, और जब ये यहाँ आया तो सब वो पोटेंशियल एनर्जी बन गया। टोटल मास m1 प्लस m2 इंटू जी इंटू एच। तो इनिशियली सिर्फ काइनेटिक एनर्जी था, और जब यहाँ आया तो सब पोटेंशियल एनर्जी बन गया। तो मैंने एनर्जी कंजर्व कर दिया, यहाँ का एनर्जी इक्वल टू यहाँ का एनर्जी। तो इससे m1 m2 कैंसिल हो गया, और हाइट मुझे मिल गया कि इतने हाइट पे जाकर और ये रुक जाएगा। इसी क्वेश्चन में कभी कभी ये भी पूछता है कि बताइए कि थीटा कितना होगा, कितने एंगल पे जाकर रुकेगा। तो ये थीटा फाइंड करने के लिए हम लोग, ये पूरा लेंथ कितना है, ये लेंथ l है, स्ट्रिंग का लेंथ l है। तो ये रस्सी पहले यहाँ था तो ये भी लंबाई l ही होगा, l होगा, राइट।
और अगर ये एल है तो ये एल कॉस थीटा होगा। तो ये हाइट कितना ऊपर उठा है, कितना हाइट ऊपर उठा है, पूरा एल था, यहाँ से यहाँ एल था, और ये एल कॉस थीटा माइनस कर देंगे तो क्या ये हाइट मिल जाएगा। सो हाइट इज एल माइनस एल कॉस थीटा। तो एल कॉस थीटा, यहाँ से देखिए हाइट इक्वल टू एल माइनस एल कॉस थीटा, तो एल कॉस थीटा इधर लाएंगे तो हाइट उधर सब्ट्रैक्ट होकर जाकर तो एल माइनस एच आएगा, एल माइनस एच, एल कॉस थीटा इक्वल टू एल माइनस एच। सो कॉस थीटा इक्वल टू एल माइनस एच बाई एल, एल से एल कट के 1 आया और एच बाई एल। सो कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस एच बाई एल। तो अगर एग्जाम में ये कॉस थीटा पूछे तो भी निकाल सकते हैं, और ये पूछे कि ये बुलेट प्लस ब्लॉक कितने हाइट तक जाएगा तो ये हाइट भी निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया ये। सेकेंड सिचुएशन कर लेते हैं। इस बार बुलेट तो आया लेकिन इसमें पेनिट्रेट करके और बाहर निकल गया, मतलब बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से आया होगा, और जब ये पेनिट्रेट किया तो थोड़ा सा भी ऊपर नहीं उठा, पूरा हॉरिजॉन्टल का हॉरिजॉन्टल ही रहा। ये थोड़ा सा इसको लिए दिए ऊपर चला जाता है ऐसे तो मोमेंटम कंजर्व नहीं कर पाते, फिर ये हॉरिजॉन्टल था, फास्ट आया पेनिट्रेट करके निकल गया, एकदम बहुत जल्दी निकल गया, ये मतलब हॉरिजॉन्टल का हॉरिजॉन्टल ही रह गया, राइट। इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ रहेगा, पहले से m1 m2 तो दिया रहेगा और u1 भी दिया रहेगा और u2 0 होगा इसका, लेकिन पेनिट्रेट करने के बाद ये इमर्ज करेगा बुलेट, और इमर्ज करने के बाद भी इसका v1 वेलोसिटी दिया रहेगा बुलेट का। आपको सिर्फ ब्लॉक का वेलोसिटी निकालना है और ये ब्लॉक कितना हाइट जाएगा ये भी बताना है। तो पहले तो हम लोग जस्ट बिफोर मोमेंटम क्या है, सिर्फ बुलेट के पास ही मोमेंटम है, ब्लॉक बेचारा आराम से सो रहा है, उसकी स्पीड 0 है u, तो सिर्फ इसके पास मोमेंटम, इसके पास नहीं है। कितना मोमेंटम है, m1 u1 की वैल्यू u है, सो m1 u इज इनिशियल मोमेंटम, दोनों का मिलाकर, इसका 0 और इसका m1 u, तो कुल मिला के सिर्फ m1 u आएगा। अब ये पेनिट्रेट करके बाहर निकल गया, तो फाइनल मोमेंटम इस ब्लॉक के पास आया और बुलेट के पास भी रहा, लेकिन इस बार कॉमन वेलोसिटी से दोनों नहीं चल रहा है, बुलेट का अलग वेलोसिटी है और इस ब्लॉक का अलग है। तो हम अब मोमेंटम लिखेंगे दोनों का, ब्लॉक के लिए अलग से लिखेंगे m2 v2, ब्लॉक का मास m2 माना, और आफ्टर पेनिट्रेशन ब्लॉक की वेलोसिटी मैंने v2 मान ली, और बुलेट पहले से u स्पीड से था लेकिन पेनिट्रेट करके कुछ इसका वेलोसिटी कम हो गया और वो v1 हो गया, तो बुलेट का मोमेंटम m1 और v1 रहा, m1 इज मास ऑफ बुलेट और v1 इज फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। v1 गिवन रहेगा क्वेश्चन में, आपको क्या निकालना होगा, v2, मतलब ब्लॉक की वेलोसिटी निकालनी है। तो दोनों मोमेंटम को इक्वल कर लेंगे, क्योंकि बुलेट और ब्लॉक आपस में इंटरनल फोर्स लगा है, इसके बीच तीसरा कोई नहीं है, तो दोनों का इनिशियल मोमेंटम m1u था, m1u, और फाइनल मोमेंटम ब्लॉक का ग्रीन वाले पार्ट का हो गया m2v2, और बुलेट का हो गया m1v1, तो v2 मुझे निकालना है, तो m1v1 उधर चला गया, तो पहले था m1u और ये माइनस हो गया m1v1, m2 डिवाइड हो गया जाकर, तो क्या मिल जाएगा मुझे, v2। क्वेश्चन में बुलेट का मास गिवन होगा, बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी गिवन होगी, मास ऑफ 1, मास 1 मैंने बुलेट का मास, और फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट भी गिवन होगा। मास 2 मतलब ब्लॉक का मास गिवन होगा, सिर्फ ब्लॉक का वेलोसिटी निकालना है जो कि v2 आ चुका है यहाँ पे। ब्लॉक का जैसे ही वेलोसिटी मुझे मिला, अब मुझे बुलेट से कोई लेना देना नहीं है, बुलेट कहीं चला जाएगा उधर, मुझे ब्लॉक के लिए सॉल्व करना है कि ये ब्लॉक कितना जाएगा हाइट पे, कितने हाइट तक जाके रुकेगा। तो इस ब्लॉक की जितनी भी एनर्जी थी यहाँ काइनेटिक एनर्जी, वो यहाँ पे जाकर पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट, और उस हाइट तक रुक जाएगा जाकर, क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक 0 मैं कर दूंगा, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके रुकेगा, राइट। तो यहाँ पे इसके पास काइनेटिक एनर्जी था हाफ mv², हाफ, और इसका मास है m2, इसका मास क्या था m2, और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या थी v2, जो कि यहाँ v2 निकाल चुके हैं। और ये काइनेटिक एनर्जी जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा तो पूरा का पूरा काइनेटिक बन जाएगा पोटेंशियल। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी L और H पे, L मतलब लोएस्ट और H मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे मैंने लगाया, तो लोएस्ट पॉइंट पे ओनली काइनेटिक, हाईएस्ट पॉइंट पे ओनली पोटेंशियल, दोनों को इक्वल किए, m2 से m2 कट गया, तो यहाँ h इक्वल टू आ गया v², और ये 2 रहा और नीचे g आ गया 2g, तो v² बाई 2g हाइट पे जाकर और ये रुक जाएगा। अब v
v2 स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से फाइंड किया हुआ है, तो इसको यहाँ पे लाकर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो v2 स्क्वायर का वैल्यू इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी m1u माइनस m1v1 का स्क्वायर, और नीचे वाले का भी स्क्वायर हुआ तो m2 स्क्वायर, और 2g था तो 2g, इतना हाइट आ जाएगा, यानी इतने हाइट पे जाकर और ये रुक जाएगा। समझ गए? तो आप दोनों तरह के न्यूमेरिकल को इस तरह से कर सकते हैं कि बुलेट अगर इसी में एम्बेडेड हो जाए या बुलेट पेनिट्रेट करके बाहर निकल जाए, दोनों ही केसेज में आप ये बता सकते हैं कि ये ब्लॉक कितने मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। लास्ट एप्लीकेशन इसका हम लोग देख लेते हैं अब, एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब। यहाँ पे 3 दोस्त हैं, बैठे हुए हैं आराम से, स्फेरिकल चैम्बर है कुछ, तो इसमें तीनों बैठे हुए हैं, राजू, गोलू और भीम, 3 लोग बैठे हुए हैं। राजू का मास है m1, 3 दोस्त यहाँ पे हैं, 3 दोस्त यहाँ पे बैठे हुए हैं, फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 3 दोस्त एक जगह बैठे हुए हैं किसी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के अंदर, राजू, गोलू और भीम। राजू का मास है m1, गोलू का मास है m2 और भीम का मास है m3, और ये अचानक यहाँ से ब्लास्ट हो जाता है। इसमें ब्लास्ट होता है तो P1, P2, P3 तीनों का मोमेंटम था, तो पहले तीनों यहाँ पे रेस्ट में थे, आराम से रुके हुए थे, आराम से बातचीत कर रहे थे, कोई मूव नहीं कर रहा था, किसी की वेलोसिटी नहीं थी, तो तीनों का मोमेंटम इनिशियली 0 था। मोमेंटम ऑफ राजू P1, मोमेंटम ऑफ गोलू P2 और मोमेंटम ऑफ भीम P3, तो तीनों का सम 0 था बिफोर। जब ये एक्सप्लोजन हुआ, बॉम्ब में एक्सप्लोजन हुआ, तो ये तो इंटरनल फोर्स के कारण हुआ, कोई एक्सटर्नल फोर्स आया नहीं, तो जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता है तो मोमेंटम कंजर्व होता है यहाँ पे, तो तीनों का मोमेंटम मिलाकर होगा कंजर्व। कंजर्व मोमेंटम होने का ये मतलब है कि तीनों का फाइनल मोमेंटम भी वही होगा जो इनिशियल है, तो इनिशियल तो सर तीनों का 0 है मोमेंटम, तो फाइनल भी 0 होना चाहिए। लेकिन बॉम्ब ब्लास्ट करने के बाद राजू इधर को जाएगा, गोलू उधर भी आया और भीम किधर और चला गया इस साइड में, लेकिन ये इस तरह से जाएंगे कि तीनों का मोमेंटम लिखने पे वापस 0 आ जाएगा, तीनों का मोमेंटम लिखने पे वापस क्या आ जाएगा 0। अब इसमें से 2 के बारे में इंफॉर्मेशन रहेगा हमेशा, जब भी क्वेश्चन होगा तो तीनों में से 2 फ्रेंड के बारे में रहेगा कि मास 1 इधर को गया, मास 2 इधर को गया 90 डिग्री पे आपस में, तो बताइए कि मास 3 किधर जाएगा, या मास 3 का मोमेंटम क्या होगा अगर दोनों मास का मोमेंटम गिवन है। तो मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो इसका मोमेंटम अगर P1 है और इसका P2 है जो कि गिवन होगा न्यूमेरिकल में, तो इन दोनों का रिजल्टेंट मोमेंटम आएगा P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर, क्योंकि ये 90 डिग्री पे आ रहे हैं। अभी आप बोलेंगे मुझे कैसे पता चला सर, आपको कैसे पता चला कि ये 90 डिग्री पे भी जा रहा है, तो क्वेश्चन में 2 मास के बारे में गिवन होगा इन्फॉर्मेशन। अगर ये 90 पे नहीं जाकर किसी और एंगल पे जाता तो वेक्टर रूल से रिजल्टेंट निकाल लेते। वेक्टर से 2 वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस सेकेंड वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ पे 90 दिया हुआ है तो 90 डिग्री पे डायरेक्ट हो जाता है फर्स्ट वेक्टर स्क्वायर प्लस सेकेंड वेक्टर स्क्वायर, तो फर्स्ट P1 सेकेंड P2, मोमेंटम भी एक वेक्टर है इसलिए वेक्टर का स्क्वायर मैंने कर दिया यहाँ पे P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर। तो ये थर्ड वाला जो है ना उसका पक्का मोमेंटम उतना ही आना चाहिए और अपोजिट डायरेक्शन में, तभी तो 0 होगा तीनों मिलाकर। इन दोनों का रिजल्टेंट इधर की तरफ 10 अगर आया तो ये तीसरा वाला का अकेले का मोमेंटम 10 होना चाहिए, तभी तो 10 माइनस 10 मिलाकर 0 आएगा। नेट मोमेंटम 0 लाना है क्योंकि पहले तीनों का मोमेंटम क्या था 0। तो P3 अगर पूछेगा P3 तो मैं लिख दूंगा P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर का रूट जो आया था, यानी इन दोनों का रिजल्टेंट वही मास 3 का मोमेंटम होगा, राइट। इसका डायरेक्शन किधर होगा तो जस्ट इसके अपोजिट होगा, जस्ट इसके अपोजिट। तो एंगल भी निकाल सकते हैं, इधर से थीटा मान लीजिए मुझे निकालना है क्योंकि इसके अपोजिट यानी ये भी एंगल थीटा ही होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये थीटा तो ये भी थीटा। तो ये थीटा एंगल जब निकालना होता है तो tan इनवर्स, अगर x एक्सिस के साथ एंगल निकालना है तो पहले y लिखते हैं, तो tan इनवर्स इधर का कंपोनेंट गोलू यानी P2 है, तो tan इनवर्स P2 और x की तरफ P1 है, तो tan इनवर्स P2 बाई P1 लिख देंगे, तो ये एंगल मिल जाएगा यहाँ का कितना है। तो मुझे ये भी पता चल जाएगा कि हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे ये P3 इधर की तरफ मूव किया था, यानी P3 का मोमेंटम क्या होगा तो इन दोनों का वेक्टर सम का रिजल्टेंट, और इसका डायरेक्शन किधर होगा तीसरे का, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जिधर आया था उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा।
तो इस तरह से आप एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब के भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।